नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमीशन के मुअज़्ज़ज़ अरकान शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और रुकन इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर गौर ख़ास किया गया और इन इल्ज़ामात की छानबीन के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। कमेटी की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे, जबकि कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल होंगे। कमेटी रावलपिंडी के DROs और ROs के बयानात कलमबंद करेगी और 3 दिन में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हक़ है, लेकिन किसी भी किस्म के तशद्दुद या इंतशार की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी जमातें जमहूरी रिवायात और उसूल के मुताबिक हुकूमत साजी के लिए मुशावरत में मसरूफ़ है। उम्मीद करते हैं कि यह अमल बाहमी फ़हम व तफ़हीम के साथ जल्द मुकम्मल होगा। निगरान हुकूमत इस मरहले पर सब्र तहम्मुल की अपील करती है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हालिया आम इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ की तरफ अहम कदम है। इंतखाबी अमल में नुमाया टर्नआउट को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। इलेक्शन के बाद ये ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स ये एहसास करें कि जीत और हार जमहूरी अमल का हिस्सा है। ताहम इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतालिक अगर खदशात हैं तो वो जमातें और अफराद मुतलका कानूनी फोरम से रुजू कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट, अदलिया और मुक़न्नना मुतहरिक रियासती सतून है और बिला इम्तियाज़ इंसाफ फराहम करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की खातिर इंतशार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन सैफ अनवर ने कहा है कि हालिया इंतखाबात इंतहाई शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। इलेक्शन में हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। DROs के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया कि हालिया इंतखाबात में कमिश्नर्स का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं था। हम साबिक कमिश्नर के इल्ज़ामात की तरदीद और तहकीकात का मुतालबा करते हैं ताकि हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अगर इल्ज़ामात लगाए जाएं तो सबूत भी पेश करना होता है। कल कोई कत्ल या चोरी का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर सख्त नोटिस लेते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने इंक्वायरी के लिए आला सतह कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है ताकि असल हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती अमल जारी है और दोनों जमातों के दरमियान मामलात में नुमाया पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राबिता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें दोनों जानिब से दी गई तजावीज़ पर तफसीली गौर किया गया। मामलात को हतमी शक्ल देने और मज़ीद सिफारिशात के लिए राबिता कमेटी के आइंदा नशिस्त कल होगी। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी सेनेटर इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ्द में सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, नदीम अफजल चंद, नवाब सनाउल्ला ज़हरी, शुजा खान और सरदार बहादुर खान शामिल थे। कमेटी अरकान का इस बात पर इत्तफाक था कि मजबूत जमहूरी हुकूमत ही मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। मैंने आपको ज़हमत दी है कि आप मुझसे को पूछना चाहें, मैं हाज़िर हूँ। मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन आप जितने भी सवालात जो है हालात के ऊपर मौजूदा हालात पे करना चाहेंगे, मैं हाज़िर। एक तो कल जो वाक़या हुआ है, जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या मैसेज चलाया है, उसकी शाम तक हकीकत जो है वो सारी सामने आ चुकी थी। पहले 2-4 घंटे जो है वो उनका एक जो बयान चला है, उसके बाद मेरा ख्याल है मीडिया ने भी उनके मोटिव्स जो हैं या उनकी जो बैकग्राउंड है वो सामने आ गई थी। अब मसला जो है इलेक्शन कमीशन ने उसको टेकअप कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बना ली है, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। इसलिए मैं अगर उस पर अब कोई कमेंट करूँगा तो ज़रा गैर मुनासिब होगा।
अगर इलेक्शन कमीशन ने कमेटी ना बनाई होती तो मैं ज़रूर उस पर कमेंट करता, लेकिन एक बात जो है वो मुस्तनद है कि इलेक्शन प्रोसेस के साथ जो है वो बुनियादी तौर पे सारे का सारा जो रिश्ता या कांटेक्ट या कंट्रोल जो है वो DRO RO के ज़िम्मे होता है। कमिश्नर साहिबान जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उनका कोई इलेक्शन प्रोसेस के साथ इनडायरेक्ट ताल्लुक़ हो सकता हो कि वो लेकिन इलेक्शन प्रोसेस के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी सारी बैकग्राउंड भी सामने आ चुकी है कि क्या उनकी बैकग्राउंड है, और 9 दिन जो खामोश रहे, नहीं बोले। अगर उनको इतना एतराज़ था या उनका ज़मीर इतनी मलामत कर रहा था कि वो ख़ुदकुशी पे उतर आए थे, तो 9 दिन पहले जो है बात करते, बजाय इसके कि 9 दिन के बाद जो है बात करके अपनी जो सारी स्टेटमेंट जो है वो इब्तदा में ही मशकूक बना दी गई कि ये एक आफ्टर थाट है और ये एक किसी मंसूबे के तहत जो है वो हुआ है। एक बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त मुख्तलिफ जो हुकूमतें बन रही हैं, को तश्कील दी जा रही हैं, उसका जो प्रोसेस जो है उसमें मैंने ट्वीट भी किया था कि मेरा ख़्याल है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ जो है ना वो अपनी माजी में जो उनके राय थी या उनके जो स्टैंड थे पॉलिटिकल, उससे इनराफ़ कर रहे हैं और एक ऐसी जो है पिक्चर सामने आ रही है जहाँ पे सियासतदान जो हैं या सियासी पार्टियों के मुस्तनद लीडर जो हैं उनका जो सामने रवैये जो सामने आ रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि आवाम उनसे लॉन्ग टर्म में सियासतदान और सियासी बरादरी से मायूस होंगे कि इक़्तिदार के लिए कोई हम पे भी एतराज़ कर सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक़ जमहूरियत के बाद हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप थ्रू आउट जो है वो पिछले 20 साल में रहा है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ या JUI के साथ जो होता है तो हमारे माजी में भी उनके साथ जो है एक शराकतदारी रही है, लेकिन यहाँ पे तो अब ऐसे जो है वो सामने आ रही हैं चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। तो मैं ये इस सूरत हाल में ज़रा मैं समझता हूँ कि आवाम में सियासी बरादरी की आगे भी कोई इतनी ज़्यादा साख नहीं है, लेकिन ये रवैये जो है ना साख को और ज़्यादा जो है ना मजरू कर रहे हैं। बाकी पंजाब में अल्लाह का फ़ज़ल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है और उस सिलसिले में ऑलरेडी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जहाँ तक फेडरल हुकूमत का ताल्लुक़ है, कल शाम को कहते हैं कि पेशरफ्त कुछ हुई है, मुझे उसकी तफसील मालूम नहीं है क्योंकि मैं उस प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व हुआ। पेशरफ्त हुई है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि उस तमाम सियासी बरादरी को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक सियासी जो है इस्तेकाम नहीं आएगा, उस माशी इस्तेकाम जो है वो एक ख्वाब ही रहेगा, वो एक शराब ही रहेगा, वो नहीं आ सकेगा। और आवाम की जो माशी हालात जो हैं वो इसी तरह दिगरगूं रहेंगे और इसी तरह अबतरी का शिकार रहेंगे। सियासी बरादरी को जो है इस सिलसिले में जो है अपने ज़ाती मफादात या अपने सियासी मफादात, अपने ग्रोही मफादात से बालातर होके आवाम के लिए जो है वो अगर कहीं कुर्बानी भी देनी पड़े तो जो है वो ज़रूर देनी चाहिए, ताकि सियासी इस्तेकाम का एक तासुर जो है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जाना चाहिए, ताकि माशी इस्तेकाम की तरफ जो है हम मार्च कर सकें। हमारा जो प्रोग्राम है पंजाब हुकूमत का जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो भी सामने आ जाएगा। मैं सियालकोट के हवाले से जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन में जो मुख्तलिफ़ प्रपोज़ल मैं डिस्कस करता रहा हूँ आवाम के सामने, आप लोगों के सामने, सारे भाइयों के सामने भी, उन पे मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, जिसमें सरफहरिस्त जो है इमनाबाद रोड है,
साथ ये जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं इनकी शिफ्टिंग है, रिंग रोड है, ये सर फहरिस्त हैं। कंप्लीशन जो है इसकी आगे जो जानी है मोटरवे उसकी, और शहर में और भी एक लंबी फहरिस्त है जिन पे ऑलरेडी काम होना शुरू हो गया है, बल्कि एस्टिमेट भी एक जो रफ एस्टिमेट भी इन सारी उनकी लग चुके हैं। मैं अब आपको कहूँगा कि कोई आप मुझसे सवालात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो मुसलसल इल्ज़ामात का विचार कर रहे हैं कि आपने ये नहीं करके इलेक्शन जीता, मतलब 2013 से आप ऑनवर्ड आप पर ये मैं यही मेरा जवाब है। तो ये नई चीज़ नहीं है। इस दफ़ा नई चीज़ ये है कि कुरान पाक के हाल करके कुरान को ऐड कर दिया गया है, फॉर्म 45 दिखाए गए हैं साथ। वो कहते हैं कि आपसे भी पूछे क्या आप भी क्या ऐसी कसम खाएंगे या फॉर्म 45 दिखाएंगे? देखें, फॉर्म 45 जो है वो सारे के सारे इस वक्त इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी बन चुके हैं, तो मैं उसमें क्या कमेंट करूँ। मैं कमेंट करके यही चीज़ जो है, जब सफ़ेद कागज़ पे फॉर्म 45 हमें दिए गए थे 2018 में, और मैंने जनरल बाजवा को जो है व्हाट्सएप पे भिजवा दिए थे, तो मैंने तो कोई इशू नहीं बनाया था उस चीज़ का। एक चीज़ रिकॉर्ड पे ले आया था कि यहाँ पे ये हो रहा है, और वो कौन कर रहा था, या उससे पहले 2013 में, और एक लंबी फहरिस्त है। मैं मुनासिब नहीं समझता उनके सवालात का जवाब देना। वो उन्होंने मेरा ख्याल है कि कानूनी चाराजोई भी शुरू की हुई है। ठीक है, अदालतें जाने, जो फोरम है ऑनरेबल अदालतें जाने और उनको जो सबूत हैं वहाँ पे मुहैया करें। आपने अगर फॉर्म 45 उनके देखे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, अगर कब देखे हुए हैं आपने देखे हुए हैं? नहीं, रखे होना एक रखे होना एक अलग बात है। हाँ, मैंने PDF में रखे हुए अलग बात है। आपने वो फॉर्म 45 देखे? आप मुझे बता दें फॉर्म 45 को लिए आपने? चल मौलाना फजल रहमान साहब, ये आपके बड़े जो ना हरीफ रहे हैं माजी में, अब एकदम दूरियां पैदा हो गई हैं। आप क्या समझते हैं जो तो दूरियां पैदा तो नहीं हुई। हमारा आज भी उनके साथ एक बड़ा काबिल एहतराम शख्सियत है हमारे लिए, मेरे भाई हैं, मेरी उनके साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक़ है। उन्होंने अपनी जो सूरत हाल है KP की, उसके तहत जो है अगर PTI के साथ जो है को तावन करने की जो है वो कोई सिलसिला शुरू किया है, तो मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि अगर वहाँ पे धांधली हुई है, और ज़रूर हुई होगी उनके साथ, मैं उनको बिल्कुल एग्री करता हूँ उनके साथ, तो जो धांधली के बेनिफिशरी हैं या जिन्होंने उस धांधली के ऊपर जिनके ऊपर इल्ज़ाम होना चाहिए, उनके साथ इत्तेहाद करना या उनके साथ मिलके एहतजाज करना जो है, ये ज़रा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भाई साहब, के लिए क्यों नहीं मान रहे? देखें, ये पॉलिसी डिसीजन है और उन्हीं का फैसला ही है। मानने या ना मानने वाली सिचुएशन नहीं है, उन्हीं का फैसला है, उनका अपना फैसला है। मेरा ख्याल है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट में जिसका अभी तक फैसला नहीं हो सका, मियां नवाज शरीफ जैसी काट वाली शख्सियत जो है, उनको उसमें आना जो है मुनासिब नहीं समझा। सारे फ़ैसले जो हैं, सारी जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आती हैं। उन्होंने ये फ़ैसला किया है। उसमें मेन वजह ये हो सकती है कि एक दफ़ा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, तो मियां शहबाज शरीफ को इस गवर्नमेंट के साथ डील करना, इस सिचुएशन के साथ डील करने का 16-17 माह का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। और माशाल्लाह मरीम नवाज़ जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर होंगी, तो बाकी क़यादत जो है मियां नवाज शरीफ की होगी, वही कायद होंगे, वही जो है वो उनका ही सिक्का जो है वो उन्हीं का चलेगा, इसमें कोई बात ही नहीं। अच्छा भाई साहब, एक बार बड़े मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, और ऐसी सूरत हाल में जो कबीना पीपल्स पार्टी का थी वो कबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए। पता है, ये बातें हैं, मैंने भी ये सुनी है, बल्कि मैं समझा हूँ कि ये बातें ज़ेर बहस आई हैं जो गुफ्तगू शनीद पीपल्स पार्टी और PMLN में हो रही हैं।
کہ یہ حصہ نہ بنے اور 3 سال کے لیے ایک پارٹی ہو جائے، اس کے بعد دوسری پارٹی 2 سال کے لیے ہو جائے، اس قسم کے پرپوزل ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک یہ کوئی حتمی صورت اختیار نہیں کی ان پرپوزلس نے جو ہے۔ یہ ابھی آج میں نے کل رات گئے جو اعلامیہ یا جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کسی سلوشن کے قریب پہنچ گئے۔ یہ میں نے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے میڈیا پہ صبح سنا ہے۔ جائے صاحب آپ کی کل میاں برادران سے ملاقات ہوئی ہے، میر نواز صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے، تو وہاں پہ کیا اہم باتیں ہوئی؟ میں میری ان کے ساتھ ملاقاتوں میں ضروری نہیں کہ سیاسی گفتگو ہو، میں میاں صاحب کے ساتھ رہا ہوں 2-2.5 گھنٹے، اور مریم بھی وہاں پہ تھیں۔ پھر اس کے بعد میں شہباز صاحب کے پاس آ گیا تھا، انہوں نے میری کوئی خاطر تواضع کی ہے، کھلایا پلایا، تو میں گھر واپس آ گیا۔ دونوں جگہ میں خاطر تواضع ہوئی ہے میری، اور واپس آ گیا۔ ضروری نہیں میری ان کے ساتھ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سیاست ہی ڈسکس ہو، معاملہ سیاست ڈسکس ہوتی ہے، جہاں پہ سیاستدان بیٹھے ہوں وہاں پہ سیاست ڈسکس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتے، لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں کوئی بات شاید پوچھی جو ہے۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، ابھی جو کمشنر راولپنڈی کی بات ہوئی ہے اس میں یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جنرل فیض سے ان کے رابطے تھے اور انہوں نے تردید بھی کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات، اس میں کوئی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں یہ میڈیا میں بڑا زور سے یہ کہا جا رہا ہے، اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام آ رہا ہے۔ جی یہ بالکل آ رہا ہے ان کا نام، اور بلکہ یہاں تک آ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی رول بھی پلے کر رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے سنا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ میں جو ہے کوئی ارینجمنٹ بنانے میں جو ہے وہ ایک رول بھی پلے کر رہے ہیں۔ کیا رول پلے کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہوگا، ملک صاحب کو پتہ ہوگا، آپ کے شہردار ہیں، آپ کے تو محلے دار ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایسا وفاقی گورنمنٹ جس طرح سے نون لیگ اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ساتھ یہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے بن رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ مستحکم گورنمنٹ ہوگی اور اگلے 5 سال اپنے پورے کر لے گی؟ دیکھیں میں ایم کیو ایم کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایم کیو ایم ایک دفعہ پھر ایمرج ہوئی ہے ایز اے پورٹنٹ فورس، ایک قوت کی طور کے اوپر کراچی میں، اور کراچی میں میجورٹی جو ہے کراچی میں ان کو ملی ہے، باوجود اس بات کے کہ وہاں بھی دھاندلی کے الزامات لگے ہیں، لیکن ان کی میجورٹی وہاں پہ ایم این اے جو ہے ان کے اکثریت ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی نے ورڈکٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حق میں دی ہے۔ کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، رسول بلاد ہے، روشنیوں کا شہر ہے، ہمارا سب سے میں سمجھوں گا کہ اہم شہر ہے پاکستان کا، ایک بے شمار ریونیو وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایم کیو ایم کی ورڈکٹ ہونا جو ہے میرا یہ خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ان کو حصہ ملا ہے وہاں پہ۔ اب وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہماری بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اچھی پازیٹیو بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے، وہ بالکل ہمارے ساتھ مل کے حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور پی ایم این مل کے حکومت بنائیں گی فیڈرل گورنمنٹ میں۔ جہاں تک صوبے کا تعلق ہے تو صوبے میں تو فی الحال اس وقت ہم اپنی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بغیر کسی شراکت کے جو ہے، بغیر کسی پارٹنرشپ کے جو ہے حکومت بنا سکیں جو ہے۔ نعرہ لگایا گیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو ابھی امریکہ سے بھی یہ مدد مانگی جا رہی ہے کہ مبینہ جو دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کے حالات۔ دیکھیں انہوں نے کون سی ایسی بات ہے جو جن کے اوپر جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں، انہوں نے ہر وہ نعرہ جو لگایا ہے پچھلے 8-10 سال بلکہ 15-20 سال کی سیاست میں، وہ اس نعرے کو انہوں نے خود اس کی نفی کی ہے۔ کوئی بتا دیں جو ہے کوئی جس کی نفی نہ کی ہو، بلکہ اشخاص کو نام لے کے ان کے نام ڈالے، کسی کا شیخ رشید صاحب کا، پرویز الہی صاحب کا، فلاں کا، مولانا صاحب کے ساتھ بھی مل گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ان کی کانٹرڈکشن جو ہے میرا خیال ہے ان کی
किसी स्टैंड पे खड़ा ना रहना, सुबह कुछ कहना शाम को कुछ कहना, यही उनकी सियासत का वतीरा है और कोई असूल या कोई उसमें नज़र नहीं आता। एक और बात मैं कहना चाहता था कि PTI ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और उनकी फैमिली की चढ़ाई हैं और साथ आवाम को इस बात पे जो है उकसाया जा रहा है कि आप लोग इनको टारगेट करें, फिज़िकली टारगेट करें। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा बुरा रुझान होगा। हमारी जो माशरे में जो है वो तशद्दुद का एक नया अंसर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आप ये चीज़ें जो है ना ये इसको ज़रूर हाईलाइट करें। कल से सोशल मीडिया के 3-4 इजलास की डिप्टी कमिश्नर की मुख्तलिफ जो ओहदेदार हैं, सरकारी ओहदेदार हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी फ़ैमिली की तस्वीरें, उनके फैमिली के एड्रेसेस, उनके बच्चे कहाँ पे होते हैं, ये सारे जो है ये एक तशद्दुद का रुझान जो है फैलाया जा रहा है और मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए और अगर इस तरह का तशद्दुद की तरफ जो है हमने राह इख्तियार की तो इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। ये मुल्क जो है ना बामी गुफ्तगू शुनीद और एक सेहतमंद सियासी जो है अरेंजमेंट के साथ बच सकता है। और मैं फिर कहूँगा कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, हर चीज़ को पसे पुष्ट डाल के सियासतदानों को जो है वो सियासी इस्तेकाम जो है बजाय इसके मतमनज़र जो है इक़्तिदार हो, सियासी इस्तेकाम जो है चाहे उसके लिए हमें अपोजिशन में बैठना पड़े तो उसके लिए तगदो करनी चाहिए ताकि माशी इस्तेकाम आ सके। अदरवाइज़ हमारी जो माशी हालात हैं वो नाकाबिले बयान हद तक जो है ना इस वक्त उनमें ख़तरा है। भाई साहब, ये इक़्तिदार के लिए सियासी पार्टियों की, सियासतदानों की इल्ज़ाम तराशी दौड़ लगी हुई है इक़्तिदार हासिल करने की, लेकिन आवाम का मुसलसल महंगाई है। बिल्कुल सही। मेरी बात ये इमरान खान के दौर में जिसका नून का आ गया, फिर निगरान हुकूमत भी अपना टाइम गुजार रही है, महंगाई काबू नहीं हो रही। आया आपके इक़्तिदार में आने के बाद ऐसा प्रपोजल है कोई? देखिए नहीं, प्रपोजल जो है बड़ा आसान है और मैं एक दफ़ा नहीं कह के मैं भी, लेकिन इस पर कहते रहना चाहिए कि हमारी जो मईशत है उसका बहाली का बड़ा आसान नुस्खा है कि हमारे यहाँ पे हज़ारों अरब रुपए की चोरी होती है। टैक्स की चोरी है, बिजली की चोरी है, गैस की चोरी है, तेल की चोरी है और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऑल्टरनेट मौजूद हैं। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि हमारी जो मोटर बाइक्स हैं, हमारा पेट्रोल जो है वो मोटर बाइक्स 49% जो है वो इस्तेमाल करती हैं। आप इनको इलेक्ट्रिक बाइक्स कर दें, सारी दुनिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स चलती हैं, आपका इंपोर्ट बिल जो है 49% जो है पेट्रोल का जो है कम हो जाएगा। कि सीधा नुस्खा है, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, सीधा नुस्खा है। आपका अब जो रिटेल सेक्टर है वो टैक्स नहीं देता, उनको 3,000 अरब रुपया टैक्स देना चाहिए। जो साइज़ है उनका वो 20 अरब रुपया देते हैं। तो ये चीज़ें आपकी नीयत होनी चाहिए, आप में ये इरादा होना चाहिए, आप में ये कमिटमेंट होनी चाहिए। सारे वसाइल आपके पास मौजूद हैं, किसी IMF की आपको ज़रूरत नहीं है। सारे आप वसाइल, टायरों की स्मगलिंग होती है, आपकी भी स्टील की स्मगलिंग होती है। FBR के मुलाजमीन जो हैं वो अरबपति खरबपति लोग हैं। आप कभी उनकी जो प्रमोशन बोर्ड्स में उनकी जब रिपोर्ट साथ लगी आती हैं, उन रिपोर्ट्स में अगर देखें तो बड़े बड़े कारोबारी हजरात इतने अमीर नहीं जितने वो अमीर हैं। तो ये जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, ये कल्चर जो है ये एक किस्म का मैं समझता हूँ कि जो करप्शन का कल्चर जो है ये आवाम के एंटी है, आवाम के मुखालिफ है। जो लोग इस करप्शन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो आवाम दुश्मन है। हुकूमतें बिल्कुल किस तरह का नीयत साफ करो, तुसी अपनी नीयत साफ कर लो, ठीक हो जाता सब। नहीं गवर्नमेंट ने करना है। मैंने फिर उसी तरफ आऊँगा। आप इस्तेकाम सियासतदान, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सियासतदान सियासी इस्तेकाम लेके आएँ, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंट हों। सबको पता बीमारी क्या है। यहाँ पे शहर हैं, मैं गांव की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे शहर हैं जहाँ पे 87% बिजली चोरी होती है। मैं शहरों का नाम नहीं लेना चाहता। 87% बिजली चोरी होती है। पूरी मार्केट शहर के सेंटर में बिजली चोरी होती है।
इन 900 अरब रुपए के करीब आपकी बिजली चोरी होती है। तो क्या गरीब आदमी, ये गरीब आदमी का पेट काटा जा रहा है ना, उस पर जुल्म किया जा रहा है जो लोग बिजली चोरी करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इंतखाबी अमल में आरओज़ और डीआरओज़ की जिम्मेदारी हुआ करती है, कमिश्नर की नहीं। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आम इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत ना मिलने के बाइस हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी है। हुकूमत बनाने के लिए किन मराहिल से गुजरना होगा और कानून के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास कब तक बुलाया जा सकता है, तफसील जानते हैं मलिक उमर से। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के बाद 14 दिन के अंदर मुसद्दका नताइज जारी करने का पाबंद है, जिसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन का वक्त दिया जाएगा कि वो किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। अहम मरहला कौमी असम्बली के पहले इजलास का है। आइन के मुताबिक 29 फरवरी या इससे पहले किसी भी तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। इजलास से कबल अक़लियतों और खवातीन की मखसूस नशिस्तों का तकसीम होना भी जरूरी है। कौमी असम्बली के पहले इजलास की सदारत गुज़िश्ता असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। इस मौके पर 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। इसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। ये मरहला मुकम्मल होने के बाद मुल्क के नए वजीर आजम का इंतखाब होगा। वजीर आजम के इंतखाब के लिए 169 वोट दरकार हैं, ताहम ये तादाद अब तक किसी सियासी जमात को हासिल नहीं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सियासी पार्टियां मजीद मुतहर्रक हो गई हैं। आज़ाद उम्मीदवारों से राबिते भी तेज हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इसरार अहमद से। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सियासी पार्टियां मुतहर्रिक हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में यह फैसला किया गया है कि बलूचिस्तान में वज़ारत आला के लिए वो अपने उम्मीदवार लाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मजबूत उम्मीदवारों में नवाब जंगेज़ मरी और साबिक वज़ीर बलूचिस्तान जाम कमाल के नाम शामिल है। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से अपोजिशन बेंचों पर बैठने के फैसले के बाद आज़ाद उम्मीदवारों की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी इजलास में ये फैसला किया गया है कि बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए वो अभी अपने उम्मीदवार लाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मजबूत उम्मीदवारों में सरफराज बुख्ती और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के नाम शामिल है। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत से 33 अराकीन की ज़रूरत पड़ती है। जी नाज़रीन, गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गजा और रफ़ा पर रात भर इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 10 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। बमबारी रफ़ा के सरहदी इलाके और दीर बलाह में की गई। गजा के वस्ती इलाके में भी एक मकान पर इसराइली बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा शहर के इलाके शेख रिजवान में भी मकान पर बमबारी से एक फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक खान यूनुस के नसीर हस्पताल में इसराइली फोर्सेस के हमले के दौरान बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। सिहोनी फौज ने तिब्बी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया है और मरीजों के इलाज मुआवजे में रुकावट पैदा की है। इसराइली फोर्सेस के हस्पताल में दाखिले के बाद दर्जनों मरीज और डॉक्टर्स इमारत के अंदर फंस गए हैं। उनके पास पानी है और ना ही खाने पीने की कोई और चीज़ है। उधर गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास मंगल को तलब कर लिया गया है। इजलास अल्जीरिया की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। अल्जीरिया ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के तनाजुर में इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। इजलास में गजा में फौरी जंगबंदी से मुतालिक मुतनन्ना करारदाद आने का इम्कान है, ताहम अमरीका ने करारदाद को वीटो करने का इंदिया दिया है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने काहिरा में 4 मुल्की हुकाम के दरमियान गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के हवाले से बताया कि ये मुज़ाकरात ज़्यादा हौसला अफजा नहीं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात के नताइज हौसला अफजा न होने के बावजूद वो पुरुमीद है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि जंगबंदी माहिदे को इसराइली यरगमालियों की रिहाई के साथ मशरूत नहीं किया जाना चाहिए। ये बदकिस्मती और अलमिया है कि बहुत से मुल्क जंगबंदी को यरगमालियों की रिहाई के मामले से जोड़ते हैं। कतरी वज़ीर आज़म, जिनके पास वज़ारत ख़ारिजा का कलमदान भी है, उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान होने वाली बहस की तफसीलात की तरफ जाने से गुरेज किया। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है मुआहदा होगा, ज़रूर होगा और ये ज़्यादा बड़े पैमाने पर होगा, ताहम इसके लिए कुछ मुश्किलात हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने 2 रियासती हल के लिए महफूज रास्ते को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि 2 रियासती हल पर आलमी बरादरी का जिस कदर इत्तेफ़ाक़ राय होगा, हम इसके इतना ही करीब होते जाएंगे।
म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इसराइल और फ़लस्तीन समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान समेत अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और नेटो के आला ओहदेदार शिरकत कर रहे हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक टांक में किए गए ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द रहमतुल्लाह उर्फ बद्र मंसूर और अमजद उर्फ बाबरी मारा गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए और भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका क़िस्म मवाद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शाहजेब असलम ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, जुड़वा शहरों समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। तफसील देखिए किंजा नकवी की इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होने के बायस जुड़वा शहरों समेत मुल्क के दीगर इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश जारी है, जिससे जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई। मलका कोसार मरी, नथिया गली, सवाद, बडग्राम, एबटाबाद, मानसेरा समेत दीगर बालाई इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान में भी चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने 21 फरवरी तक जारी रहने वाली बारिशों के दौरान कई मुकामात पर तेज बारिश और बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद होने और बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया है। इस दौरान सयाहती मुकामात का रुख करने वाले सयाहों को भी ख़राब मौसम के दौरान मुहतात रहने की हिदायत की गई है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम, वादी लीपा और पूंछ डिवीजन के बालाई इलाकों में बर्फबारी और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत बेशतर ज़ेरी इलाकों में बारिश का ताज़ा सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला 21 फरवरी तक जारी रहने का इम्कान है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि बारिश और बर्फबारी के दौरान लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र पहाड़ी इलाकों में सफ़र से इज्तिनाब बरता जाए। आइंदा 12 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठवार, इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस दौरान कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और खित्ता पठवार में दरमियानी से तेज़ मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूँ रही। सबसे पहले बात करेंगे गोपस की। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लह और कालाम में -3 जबकि बगरोट और हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।